हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकाले का विवरण पत्र। ठीक है, इस वीडियो में बात करने वाले मैकाले का विवरण पत्र। इससे पहले मैंने जो कंटेम्प्रेरी इंडिया ऐसे कुछ टॉपिक को कवर कर रखा है, जैसे कि हमारे पास जो मध्यकालीन भारत में शिक्षा और प्राचीनकालीन भारत में शिक्षा के बारे में मैंने वीडियो पहले अपलोड कर रखा। अगर आपने नहीं दिखाया तो देखिए यहाँ पर एक आई लिंक फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ से भी क्लिक करके आप जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इजीली इसे देख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब कभी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये स्टार्ट करते हैं मैकाले का विवरण पत्र। अब देखिए मैकाले का विवरण पत्र आने की जरूरत क्या रही, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या थी, बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से पाश्चात्य और पश्चात्य भाषा में अक्सर विवाद खड़ी हो जाती थी। अगर पाश्चात्य भाषा की बात करें तो पाश्चात्य भाषा मतलब कि जो इंडियन साहित्य है, ठीक है, जो भारतीय साहित्य उसमें, और पाश्चात्य मतलब हमारे पास जो ब्रिटिशर साहित्य है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद होती रहती थी। तो जो जनरल थे उनका मानना था कि जो लॉर्ड मैकाले एक प्रकांड विद्वान है, वही समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले को यहाँ बुलाया। चलिए अब यहाँ से हम स्टोरी अपना स्टार्ट करते हैं। तो 10 जून, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 जून 1834 से। 10 जून 1834 में लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आए। तो जो काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आए, कब आए, 10 जून 1834। ठीक है, भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने में लॉर्ड मैकाले का प्रमुख हाथ था। ठीक है, वैसे भी ये जो लॉर्ड मैकाले थे ये संस्कृत को काफ़ी नीची निगाह से देखते थे। उनका मानना था कि संस्कृत संस्कृत भाषा से हम न तो विज्ञान सीख सकते हैं, न ही हम व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, न ही हम बाहरी के जो देश है, जो खाड़ी देश हो गई या फिर आपका जो वेस्टर्न कंट्री हो गई, उनसे हम तालमेल नहीं बना सकते, ऐसा मानना था इनका। ठीक है, अब मैकाले जैसा प्रकंड विद्वान ही प्राच्य तथा पाश्चात्य भाषा विवाद को समाप्त कर सकता था, ऐसा मानना था वहाँ के जो उस टाइम के जो जनरल थे इंडिया के, वो ऐसा उनका मानना था। ठीक है, काफ़ी हद तक कम भी हुआ, काफ़ी हद तक जो विवाद था वो कम भी हुआ। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे वाले पैरा में। तो मैकाले द्वारा प्रस्तुत 1834 का विवरण पत्र भारतीय शिक्षा में परिवर्तनकारी था। ठीक है, तो 1834 में उन्होंने आए थे 10 जून, आए कब थे, 10 जून 1834 में आए थे। और आते एक साल में उन्होंने क्या किया, एक साल बैठ के उसे अच्छे से रीड किया। रीड करने के बाद 1834 में उन्होंने विवरण पत्र दिया। 1834 में उन्होंने विवरण पत्र दिया। ठीक है, अब देखिए मैकाले भारतीय संस्कृत एवं साहित्य के कटु आलोचक थे, मतलब ये कठोर आलोचक थे। ये खुल के आलोचना करते थे भारतीय संस्कृति और साहित्य का। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये क्यों आलोचना करते थे। इनका मानना था कि अगर हम संस्कृत लैंग्वेज सीख रहे हैं तो संस्कृत लैंग्वेज से न ही हम साइंस को सीख सकते हैं, न ही हम अपना जो व्यापार को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा लॉर्ड मैकाले का मानना था। अब मैकाले क्या करता था, मैकाले कहता था कि भारत एवं अरब देशों का संपूर्ण साहित्य एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय के केवल एक अलमारी की पुस्तक के बराबर है। इसका मानना था कि अगर हम भारत की जो भारत का एजुकेशन है और जो अरब के एजुकेशन है, सबको मिला दिया जाए और तो जो हमारे यूरोप में कोई जो एक अच्छी लाइब्रेरी की एक अलमारी में रखी किताब के बराबर है। तो देखिए कितना क्रिटिसाइज़ करते थे, कितना वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता था मैकाले। ठीक है, अब आगे आते हैं 1813 में आज्ञा पत्र में जो 1 लाख रुपए की धनराशि निश्चित की गई थी, यह कहकर कि यह व्यय हो, उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि वह प्राच्य शिक्षा मतलब ओरिएंटल एजुकेशन मतलब भारतीय शिक्षा में हो या पाश्चात्य शिक्षा मतलब वेस्टर्न एजुकेशन में हो। ठीक है, जो प्राच्य शिक्षा मैंने बता दिया कि प्राच्य शिक्षा क्या है, प्राच्य शिक्षा इंडियन और अरेबिक साहित्य दोनों, इंडियन और मतलब कि संस्कृत साहित्य और अरेबिक साहित्य, और पाश्चात्य मतलब आपका वेस्टर्न जो आपका ब्रिटिशर्स का साहित्य था। ठीक है, कि किस पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाए, ये खुलकर नहीं लिखा गया था कि प्राच्य शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च हो या फिर पाश्चात्य शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च हो, इसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं लिखी गई थी। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, यही विवाद चल रहा था
लॉर्ड मैकाले भारत आया। इसी विवाद को दूर करने के लिए लॉर्ड मैकाले को भारत बुलाया गया और लॉर्ड विलियम्स बाटिंग ने 1813 में आज्ञा पत्र, वो क्या आज्ञा पत्र थी, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। आज्ञा पत्र की धारा, ये आपको याद रखना है, धारा 43 में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि और अन्य विवादग्रस्त विषयों के संबंध में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया, ठीक है। किससे? लॉर्ड विलियम बाटिंग ने किससे अनुरोध किया? लॉर्ड मैकाले से, ठीक है। अब भारत आइए और इस जो प्राच्य और पाश्चात्य जो एजुकेशन है, मतलब शिक्षा है, इसको आप दूर कीजिए, मतलब इसमें विवाद जो है, विवाद को आप दूर कीजिए, इसके लिए बुलाया गया। अब आते ही लॉर्ड मैकाले को मैकाले को भारत की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया गया, क्योंकि सभापति ऊंचे पद पर होंगे तो जो बोलेंगे लोग, इनके नीचे वाले लोग मानेंगे, इसीलिए उन्हें क्या बना दिया गया? सभापति नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए आगे, मैकाले ने सर्वप्रथम आज्ञा पत्र की उक्त धारा और दोनों दलों के प्रवक्ताओं का सूक्ष्म अध्ययन करके उसमें तर्कपूर्वक और बलवती भाषा में अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके फरवरी 1834 को बाटिंग को सौंप दिया था, ठीक है। उन्होंने देखा, पहले जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो आए, उन्होंने जो चार्टर एक्ट 1813 उसको अच्छे से पढ़ा, देखा कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, कैसे इसे दूर किया जा सकता है, कैसे इसे दूर करे कि जो हमारी इंग्लिश साहित्य वो भी इम्प्रूव करे, और साथ ही साथ ये जो प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा है, इसमें जो भी मतभेद है ये भी दूर हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही एक तरीके से माइंडेड था, कैसे किया इन्होंने। अब आइए, मैकाले के विवरण पत्र के प्रमुख 2 अंशों का विवरण निम्न है, ठीक है। अब पहला है मैकाले द्वारा 43वीं धारा की व्याख्या। उसने 43वीं धारा की व्याख्या कैसे की, ठीक है। मैकाले अपने विवरण पत्र में 1813 के आज्ञा पत्र को 43वीं धारा के निम्न प्रकार से व्याख्या की। मैकाले ने सबसे पहले साहित्य शब्द की व्याख्या की, तो उन्होंने बताया कि साहित्य शब्द किसे बोलेंगे हम, साहित्य शब्द, क्योंकि ऊपर बोला गया था जो साहित्य प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य वालों को क्या मिलेगा? 1-1 लाख रुपए मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि किसकी बात की जा रही है, किसको 1 लाख रुपए देने की बात की जा रही है। तो मैकाले के मत से, मैकाले ने जो बोला उसके उनके कॉन्टेक्स्ट से हम बता रहे हैं, साहित्य का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है। तो उन्होंने पहले बता दिया, इस बात को क्लियर कर दिया कि साहित्य का अर्थ किससे है? अंग्रेजी साहित्य से है, अरबी फारसी से नहीं। इसका मतलब जो पैसे मिलेगा 1 लाख रुपए उसी को मिलेगा जो अंग्रेजी साहित्य सिखाता है, उसी इंस्टीट्यूट को 1 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि साहित्य का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, अरबी फारसी से नहीं, तथा भारतीय विद्वान से ऐसे विद्वान का अर्थ है जो लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविता का परिचित हो। इसका मतलब इंग्लिश साहित्य से है, टोटली क्या है? इंग्लिश साहित्य से जो बिलोंग करता है या इंग्लिश साहित्य को जो पढ़ाता है, जो इंस्टीट्यूट पढ़ाता है, उसी को क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी, ठीक है। 1 लाख रुपए की धनराशि उसी को मिलेगी। अब आते हैं, मैकाले ने धनराशि के व्यय के लिए मत को प्रकट करते हुए कहा कि 1 लाख रुपए, आगे बात वही, 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार को कोई पाबंदी नहीं है, वह धनराशि को किसी प्रकार भी अपने इच्छानुसार व्यय कर सकती है। मतलब कि जो सरकार है वो किसी तरीके से बाउंडेड नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे 1 लाख रुपए को खर्च कर सकती है, ठीक है। सरकार भी नहीं की थी, जाहिर सी बात है, जब सरकार इनकी होगी तो किस पर खर्च करेगी? अंग्रेजी साहित्य पर ही खर्च करेगी। तो वैसा इसलिए इन्होंने बता दिया कि भाई थोड़ा सा एक तरीके से मेंटल सुकून के लिए बोल दिया कि भाई ये सरकार खर्च करेगी, सरकार पर कोई दबाव नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन सरकार भी इन्हीं की है, तो जाहिर सी बात है, इन्हीं की है तो इन्हीं के साहित्य पर खर्च होगा पैसे। अब देखिए, मैकाले के प्राच्य शिक्षा संस्थाओं में प्रचलित रखने के लिए लिखा। तो प्रचलित रखने के लिए इन्होंने इसके बारे में, प्राच्य शिक्षा के बारे में क्या लिखा? प्राच्य शिक्षा प्रणाली के प्रशंसकों का तर्क यदि हम मान लें यह ठीक है, कि अगर उनका जो तर्क दे रहा है अगर हम मान लें तो ठीक है, तो वह परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय होगा, ठीक है। जो अगर हम उनकी बात को मान लें तो जिस परिवर्तन के बारे में हम बात करें वह परिवर्तन के विरुद्ध होगा। मतलब जो परिवर्तन हम लाना चाह रहे हैं वो परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। जो परिवर्तन ला रहे हैं, मैकाले लाना चाह रहे थे, वो परिवर्तन नहीं होगा अगर जितने भी प्राच्य शिक्षा वाली प्रणाली है उनकी हम बातों को मान ले तो, ठीक है। अब आगे ये मैकाले ने अरबी फारसी भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी को महत्वपूर्ण माना है।
मतलब मैकाले का मानना था कि अंग्रेजी फ़ारसी से अच्छा अरबी फ़ारसी से अच्छा अंग्रेजी है। मैकाले का मानना था कि अरबी फ़ारसी से अच्छा अंग्रेजी है। अब देखिए, और साथ ही साथ संस्कृत भाषा का परिहास, मतलब संस्कृत भाषा का मजाक करते हुए मैकाले ने लिखा है कि अभी मैं जो है कि संस्कृत से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। जो मैकाले संस्कृत से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, बहुत ज़्यादा इसको नीची निगाह से देखता था संस्कृत को। तो इसके बारे में क्या लिखा है, संस्कृत के बारे में उसने क्या लिखा है कि चिकित्सा सिद्धांत का वर्णन है जिसका ज्ञान प्राप्त कर अंग्रेजी पशु चिकित्सकों को शर्म महसूस होगी। मतलब कि जिस हिसाब से संस्कृत में कुछ उपचार बताए गए, संस्कृत में पशुओं के रिलेटेड कुछ जो उपचार बताए गए हैं, अगर उस वैसा उपचार अगर कोई एक विदेशी करेगा तो उसे शर्म महसूस होगी, ऐसा उसने बोला। अब आगे आइए, मैकाले का कहना था कि संस्कृत अरबी फारसी शिक्षालयों पर धन व्यय नहीं करना चाहिए। इसका मानना था कि जब इससे विकास नहीं होगा, मतलब कि अरबी फारसी और संस्कृत से कोई विकास नहीं होगा, तो इस पर धन व्यय करना बेकार है, तो इस पर धन हमें नहीं देना चाहिए, इस इंस्टीट्यूट को हमें धन नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब आ गई मैकाले द्वारा। अब दूसरा क्या है, मैकाले द्वारा अंग्रेज के पक्ष में तर्क। ये तो पहले उसने ऊपर किसमें दिया, प्राच्य शिक्षा के बारे में, अब पाश्चात्य शिक्षा के बारे में इसने अपने तर्क क्या दिए। तो अब देखिए, मैकाले ने अंग्रेजी को महत्वपूर्ण बताने के लिए विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित हैं। तो क्या है पहला तर्क इसका क्या माना था कि प्राच्य शिक्षा संस्थाओं में आर्थिक सहायता प्राप्त करके छात्र शिक्षा प्राप्त करता है, जबकि पाश्चात्य शिक्षा में छात्र स्वयं फीस देते हैं तथा शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका मानना था कि एक तरीके से जो प्राच्य शिक्षा में फ्री में पढ़ाई होती है, तो इससे एक तरीके से जो गवर्नमेंट पे एक तरीके से बोझ बनता है, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा में स्टूडेंट फीस देता है, जिससे कि गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होता है। प्राच्य मतलब हिंदी साहित्य, अब पाश्चात्य मतलब आपका ब्रिटिश साहित्य। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसने क्या बताया कि भारतवासी स्वयं अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए इच्छुक है। जैसे नया कोई चीज़ आता है तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं उसके प्रति। वैसे जब अंग्रेजी आया था तो बहुत सारे इंडियन सीखना चाहते थे उस टाइम भी। कई भारतीय विद्वान, जिसमें से अब देखिए एक भारतीय विद्वान थे राजा राम मनोहर राय। ठीक है, इनका मानना था कि जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट है सब में अंग्रेजी अनिवार्य कर दी जाए। ठीक है, इसके लिए कई बार मतलब धरना प्रदर्शन भी किए हैं राजा राम मनोहर राय कि अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। ठीक है, अब आइए तीसरा पॉइंट इनका क्या था। यह था कि अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है। जो अंग्रेजी इस देश के शासकों, क्योंकि अंग्रेज उस टाइम में राज करते थे, तो उनका कहना था कि अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है और उच्च वर्गीय व्यक्ति भी इसी भाषा में बोलते हैं। समुद्र पार यह भाषा व्यापार का माध्यम बनती है। तो जो देखिए इन्होंने क्या बोला कि भाई जो आप पर राज कर रहे हैं उनकी भाषा अंग्रेजी है, इसलिए अंग्रेजी होना चाहिए। और साथ ही साथ जो उच्च वर्ग, जो उच्च घराने के शाही फैमिली है, जो बड़े फैमिली है, मतलब पैसे वाली फैमिली है, वो भी अंग्रेजी भाषा का यूज़ करती है। और साथ ही साथ समुद्र पार अगर हमें व्यापार करना तो उसके लिए भी हमें अंग्रेजी सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अंग्रेजी में उस लोग बात करते हैं, हम संस्कृत में उनसे बात नहीं कर सकते, हम अरबी में उनसे बात नहीं कर सकते, इसलिए अंग्रेजी लाना ज़रूरी है। तो ये तो वैलिड पॉइंट था। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी में यूनानी तथा लैटिन भाषा के द्वारा ही उन्नति हुई थी। इसी प्रकार भारतवर्ष में अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही उन्नति हो सकती है। जैसे उन्होंने बोला कि इंग्लैंड और यूनानी में लैटिन भाषा के द्वारा, मतलब इंग्लिश के द्वारा ही क्या हुई थी, अंग्रेजी के द्वारा ही प्रोग्रेस हुआ था। तो अगर इंडिया में भी अंग्रेजी आ जाएगा तो इंडिया का भी प्रोग्रेस हो जाएगा, ऐसा लॉर्ड मैकाले का मानना था। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब टॉपिक नंबर 5। इसमें का अरबी और संस्कृति की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी है, क्योंकि वह नवीन ज्ञान की कुंजी है। ये नई ज्ञान की कुंजी है, इसलिए अधिक उपयोगी है। ठीक है, अब आइए इसका छठा पॉइंट देख लेते हैं। 6 पॉइंट क्या है कि आज्ञा पत्र में विज्ञान शिक्षा की बात कही गई थी, अतः विज्ञान की शिक्षा भारतीय भाषाओं से संभव नहीं है। मतलब इनका मानना था कि जो हम साइंस है, संस्कृत में साइंस नहीं सीख सकते, अरबी में साइंस नहीं सीख सकते, इसीलिए यहाँ पर हमें अंग्रेजी लाना जरूरी है। इस कारण अंग्रेजी भाषा भारतीयों को सिखाना आवश्यक है। तो इन्होंने देखिए कुछ वैलिड पॉइंट भी दिया, ऐसी बात नहीं कि इन्होंने सारे वैसे कुछ हवा में बोल दिया, बहुत सारे वैलिड पॉइंट है, बहुत सारे। लेकिन इनकी एक बुरी आदत ये थी, कह सकते हैं कि ये जो सोचते थे और संस्कृत को बहुत ज़्यादा नीचा समझते थे, बहुत ज़्यादा नीचा सोचते थे। ये बहुत गलत बात थी इनकी। बाकी इन्होंने जो भी तर्क दिए, तर्क तो अच्छे दिए हैं। आइए
क्या बोला, पर्याप्त विचार विमर्श के बाद लॉर्ड विलियमसन बेंटिंक ने 17 मार्च 1835, देखिए फरवरी में उन्होंने अपना लेटर दिया, फरवरी में लेटर दिया और मार्च में ही उन्होंने इसको लागू कर दिया। मैकाले द्वारा प्रस्तुत विरोध पत्र को सभी बातों को स्वीकार कर लिया और मैकाले की इस शिक्षा नीति की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से चले आ रहे प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के बीच चल रहे विवाद को कुछ हद तक समाप्त कर दिया। ठीक है, तो जो इन्होंने पॉइंट दिया था इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में, तो काफ़ी हद तक कारगर रहा, जिसकी वजह से 21 वर्ष से जो विवाद चली आ रही थी उसमें काफ़ी रुकावट हो गई, काफ़ी कमी आ गई। ठीक है, इस प्रकार 1835 में मैकाले के विरोध पत्र के स्वीकृत किए जाने के साथ ही शिक्षा के उद्देश्य, साधन व माध्यम निर्धारित हो गए। ठीक है, तो मालूम चल गया, उद्देश्य, साधन और माध्यम भी निर्धारित हो गया। यह भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घोषणा थी, जिसने शिक्षा की अस्थिर और अनिश्चित नीति को अपने आने वाले समय के लिए स्थायी बना दिया। ठीक है, चलिए अब आगे मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन। अब आइए इनका मूल्यांकन भी करते हैं। ठीक है, मैकाले के विरोध पत्र के विद्वानों के कुछ मतभेद थे, विद्वानों में भी मतभेद थे, कुछ लोग इसे अच्छे बोले, कुछ लोग इसे बुरे बोले। ठीक है, कुछ लोग उसे भारतीय शिक्षा का पद प्रदर्शक मानते थे, कुछ लोग इससे घृणा करते थे। मतलब कुछ लोग मानते थे कि अगर मैकाले के विरोध पत्र के आने से हमारे देश में उन्नति होगी, लेकिन कुछ लोग कहते थे नहीं, उन्नति नहीं होगी, इससे हमारा देश और पीछे चला जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम गुड़ के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसके गुड़ के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके दोष के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पहले गुड़ के बारे में पढ़ लेते हैं। गुड़ क्या थी, जो विरोध पत्र लाया था मैकाले ने, इसका गुड़ क्या था। पहला है, मैकाले ने भारत आगमन के से पूर्व प्राच्य और पाश्चात्य विवाद में जोरों पर था। मतलब जो प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा में विवाद बहुत जोरों पर था। मैकाले की विरोध पत्र ने इस विवाद का अंत करके सरकार के शिक्षा नीति को स्थायित्व प्रदान किया, मतलब स्थिरता प्रदान कर दी, एक तरीके से स्टेबल हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट है कि मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा को व्यवस्थित रूप से प्रदान किया, जिससे भारतवासियों के लिए पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान के द्वार खोलने का श्रेय मैकाले को ही जाता है। तो जैसा कि इंग्लिश जैसे ही लाया, इससे क्या हुआ कि जो विज्ञान सीखना थोड़ा सा आसान हो गया, विज्ञान सीखना और जो विदेशी लैंग्वेज थी उसे सीखना आसान हो गया, जिसके द्वारा देश में वैज्ञानिक तथा आर्थिक विचारधारा का विकास हुआ। ठीक है, तो अच्छी बात है यहाँ। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। भारत में राजनीति जागृत पैदा करने का श्रेय मैकाले को ही जाता है, जिससे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों से भारतवासी परिचित हुए। ठीक है, भारतवासी परिचित हुए। अब देखिए इंग्लिश भाषा आई, जिसकी वजह से गांधी जी बाहर गए, वहाँ जाके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, अच्छी शिक्षा ग्रहण की, फिर आए, उन्होंने गांधी जी ने क्या किया सबको पता ही है। ठीक है, इंग्लैंड के इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति ने भारत के हृदय में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। ठीक है, कि कुछ लोग जो बाहर गए तो उन्हें मालूम चला कि भाई इंडिया, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है और वहाँ पर क्या कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो हमें अपने देश के प्रति कैसे हमें प्रेम करना चाहिए, किस हिसाब से हमें प्रेम करना चाहिए, कैसे हम यहाँ पर अंग्रेजों को हटा सकते हैं। तो बहुत सारी मतलब मैकाले के इस योजना से बहुत सारे आइडिया लोगों को मिल गए। अब देखिए इसमें कौन कौन से लोग थे। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि स्वतंत्रता सेनानी इसी शिक्षा की देन है। ठीक है, अगर इंग्लिश नहीं आती तो ये उतने अच्छे से खुल के सामने नहीं आ पाते, उतने अच्छे से बात नहीं रख पाते। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर गरम दल का सहारा लेना पड़ता है, नरम दल से काम नहीं चलता, फिर हमें गरम दल का सहारा लेना पड़ता है। जो कि कौन थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्त क्या थी। सबसे बड़ी दोस्त ये थी कि वो बहुत तुच्छ निगाह से संस्कृत भाषा को देखते थे, संस्कृत साहित्य को देखते थे। मैकाले ने भारतीय भाषाओं को बेहुदा होने का आरोप लगाया। तो उनका मानना था कि जो भारतीय भाषाएं वो बेहुदा है। उन्होंने भारतीय भाषाओं को अविकसित, गवारू और अशक्त बताया। तो बताया कि ये तो पहले तो पूरी तरीके से विकसित नहीं है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है और गवार वाली लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे कि लिटरेचर पर्सन का लैंग्वेज है। मैकाले ने कहा कि उसमें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान संबंधी ग्रंथों का अनुवाद करने की क्षमता नहीं है। तो उनका ये मानना था कि जो हमारे वेस्टर्न एजुकेशन है
वेस्टर्न एजुकेशन है ग्रंथों का अनुवाद नहीं कर सकता, आपका संस्कृत हमारे वेस्टर्न एजुकेशन का अनुवाद नहीं कर सकता। मैकाले के ये आरोप उसकी अज्ञानता के घोतक थे, लेकिन सरकार ने उसकी अंग्रेजी भाषा से संबंधित सिफारिशें का खूब दुरुपयोग किया, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि भारतीय भाषाओं की प्रगति काफ़ी धीमी हो गई तथा शिक्षा प्रसार दुर्गति से न हो सका। ठीक है, आइए अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। इनका सेकेंड दोष क्या था? तो मैकाले के विवरण पत्र का महत्वपूर्ण दोष यह था कि उसने अहम के कारण भारतीय संस्कृति व अरबिक साहित्य पर अपमानयुक्त दोषारोपण किए। ठीक है, उन्होंने संपूर्ण भारतीय व अरबी साहित्य को अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी में रखी पुस्तक के समान बताया, जो कि मिथ्या अहंकार और थोथे अज्ञान का परिचायक है। ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये बताता है कि ये कितने अज्ञानी थे या अहंकारी थे। अहंकारी बोल रहे, अज्ञानी तो नहीं बोल सकते, हाँ अहंकारी थे। कितने अहंकारी थे? जिस वेद, उपनिषद और संस्कृत के नाट्य साहित्य की भूरी भूरी प्रशंसा जर्मन के विद्वान इसका नाम याद रखिए, हाँ मैक्समूलर ने की थी, जिस भारतीय संस्कृति के विश्व में ज्ञान व आलोक प्रदान किया, जिस शकुंतला नाटक को पढ़कर गेटे नाच उठा था, उसका उपहास करना मैकाले के लिए लज्जाजनक बात थी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मैकाले को। अब भाई चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? मैकाले भारतीय की धार्मिक एकता को नष्ट करना चाहते थे और वह शिक्षा के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करके हिंदू धर्म को खंडित करने का सपना देख रहे थे। उन्होंने अपने पिता को एक पत्र में लिखा था, हिंदुओं पर शिक्षा का बहुत प्रभाव है। कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जिसने अंग्रेजी पढ़कर अपने धर्म से सच्चा लगाव रखा हो। मतलब इनका कहना था कि जो एजुकेटेड हो जाते हैं, जो पाश्चात्य शिक्षा से एजुकेटेड हो जाते तो वो हिंदू धर्म में इतना लगाव नहीं रखते। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा नीति सफल हो जाती तो 30 वर्ष के भीतर भारत में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। इनका मानना था कि अगर लोग पाश्चात्य शिक्षा से एजुकेटेड हो जाए तो जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसका आखिरी टॉपिक मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा देश में शिक्षित लोगों पर एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य शिक्षा में पलकर अपने देश की संस्कृति को भूल जाए तथा जो देखने में तो भारतीय हो लेकिन वेशभूषा, बातचीत, चिंतन, रुचि और विचार से पूरी तरह अंग्रेज हो, जिससे वह वर्ग शासक का भक्त बने। वह भारत में अंग्रेजी समाज को शुद्ध करने की सहायता दी, मतलब इसको स्ट्रॉन्ग करने की सहायता दी। मतलब भारत में अंग्रेजी भाषा को एक तरीके से प्रबल बनाएं, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाएं। कुछ अंशों में मैकाले को यह विश्वासपूर्ण हुआ। ठीक है, अनेक शिक्षित भारतीय पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगने लगे थे। तो इसके इस नीति को आने के बाद बहुत सारे भारतीय जो लोग थे वो पाश्चात्य रंग में रंगने लगे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही रहने देते। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ओट के विवरण पत्र के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है, इससे नया वीडियो जल्द आप तक लाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।